गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिन से टेस्ट लिया जा रहा है और नंबर भी आपके अच्छे आ रहे हैं। आज हम आपको कुछ बताने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं कि कुछ आज बताया जाएगा। तो किसके बारे में बताया जाएगा आप देख रहे होंगे, महान्यायवादी के बारे में बताया जाएगा। अभी आपको एक बात जानते रहिएगा, आप हमसे पढ़े होंगे तो हमने आपको बेहतर तरीके से बताया होगा। अगर आप किताब में भी पढ़े होंगे तो आज जो मैं बताऊंगा वो कहानी की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। महान्यायवादी से क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, गड़बड़ नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा और एकदम जोड़ के अपने से जोड़ के समझेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, फिर जल्दी गड़बड़ी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें महान्यायवादी को, जिसे अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, अगर इसकी बात करें तो इसका जो प्रावधान किया गया है संविधान में, अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76, दरअसल बात यह है, अनुच्छेद 73-74 से शुरू होती है अपनी मंत्रिपरिषद। आप पढ़े होंगे अगर मंत्रिपरिषद, केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात करता हूँ, जहाँ से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वहाँ से मंत्रिपरिषद शुरू होती है। तो मंत्रिपरिषद क्या करती है, उसका एक नेता होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। ये तो आप समझते हो। अब जैसे आप हो, अब समझिएगा, अपने से जोड़ के इसको समझिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे आप हो, आप समाज में, एक समाज में रहते हो। अब कल को क्या हो कि आपके पड़ोस से, आपके अगल बगल से किसी तरह से कोई विवाद हो जाए, किसी से झगड़ा हो गया आपका, तो क्या होगा, मामला जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में जाएगा तो क्या आप डायरेक्ट चले जाओगे कोर्ट में और आप अपना केस लड़ने लगोगे? ऐसा तो हर कोई कर नहीं सकता। तो क्या करते हो आप जाते हो एक वकील के पास, और वकील आपकी तरफ से आपका केस लड़ेगा। कहाँ पर? आपके कोर्ट, मतलब जहाँ पर कोर्ट में आप जाओगे। ये बात तो क्लियर हो रही ना, आप वकील के पास जाओगे। वैसे ही भारत सरकार भी देश में अपना प्रशासन चला रही है, राज्य। देखो एक बात समझिएगा ध्यान से, कोई भी सरकार, जैसे मान लो किसी देश में 100 लोग रहते हैं, अगर वहाँ सरकार बनानी होगी तो आधे से एक अधिक लोग जिधर हो जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी। तो मान लो 51 लोग एक तरफ हो गए तो उनकी सरकार बन गई। इसका मतलब क्या, 49 लोग और भी तो हैं जो उसके खिलाफ हैं, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 49 लोगों के साथ कोई ज्यादती ना हो, या फिर ये 49 लोग हमेशा सरकार के खिलाफ रहेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन ये 51 लोग हमेशा सरकार के साथ रहेंगे। तो सरकार को भी प्रॉब्लम हो सकती है इन 49 लोगों से। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो अगर इनका कोई प्रॉब्लम है, अगर इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कोई केस कर दिया कोर्ट में कि सरकार ये गलत कर रही है, सरकार ऐसे, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार यहाँ पर गलत कर रही है, ऐसे तमाम केस आ जाते हैं। अगर सरकार कोई नियम बनाई तो ये लोग केस कर देते हैं। अधिकार है भाई, केस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, अधिकार है। तो अगर सरकार के खिलाफ कोई केस होता है और सरकार को कोर्ट से नोटिस आता है कि आपके खिलाफ यहाँ के लोगों ने, किसी भी राज्य के लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई नई बात नहीं है। एक साधारण सा, एक गरीब सा इंसान भी जो रास्ते पे भीख मांगता है वो भी केस कर सकता है। सबको अधिकार है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में इस बात को हमेशा रखिएगा, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता। वो, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। सरकार की आप आलोचना नहीं करोगे, सरकार कैसे जानेगी कि वो सही क्या कर रही है, गलत क्या कर रही है? आप पढ़े हो ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जब तक निंदक हमारे नज़दीक नहीं रहेगा, हमारी निंदा नहीं करेगा, हम कैसे जानेंगे हमारे अंदर क्या कमी है? तो सरकार की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए होना जरूरी है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। और दूसरी बात, सरकार का लोगों का डर सरकार के अंदर होना चाहिए। सरकार के अंदर ये इस बात का डर होना चाहिए कि अगर मैं सही काम नहीं करूँगा तो अगली बार मेरी सरकार नहीं आएगी, इसका डर भी होना चाहिए। लोगों को सरकार का डर नहीं होना चाहिए, सरकार को लोगों का डर होना चाहिए। यही एक अच्छे लोकतंत्र का विशेषता है, पहली बात। दूसरी बात ये दिमाग में रखिएगा कि सरकार के खिलाफ बोलना या फिर सरकार के बारे में उसकी कमियां निकालना, उसकी बुराइयां करना, मतलब कमियां निकालने का मतलब से है, ये देशद्रोह नहीं है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ऐसा कर रहा है तो देशद्रोही नहीं है, वो कमियां बता रहे हैं, सरकार को उस कमियों को सुधारना चाहिए, देश में अच्छे काम करना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अब चलते हैं हम लोग महान्यायवादी पे। महान्यायवादी पद लाया क्यों गया? अब सरकार अगर कोई नियम कानून बनाएगी तो बहुत सारे लोग हो सकता है उसके खिलाफ हो जाए, बहुत सारे लोगों के लिए वो सरकार का नियम कानून अच्छे भी ना हो। जैसे अभी एनआरसी वाला मुद्दा देखे बहुत सारे लोग खिलाफ में बैठ गए। अभी ये किसान आंदोलन वाला जो बिल चल रहा है, किसान बिल जो है, इसके लिए बहुत सारे किसान आंदोलन में बैठ गए। ऐसे तमाम कानून आते रहते हैं जो सरकार के खिलाफ लोग हो जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं।
तो सरकार, अब मोदी जी रोज़ कोर्ट में तो नहीं पहुंचेंगे, संसद और कोर्ट खेलते रहें, एक दिन संसद में पहुंचे, एक दिन कोर्ट में, कोर्ट से संसद, संसद से कोर्ट, यही वो खेलते रहेंगे तो सरकार क्या चलाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते मोदी जी। तो मोदी जी को कानूनी सहायता देने के लिए सरकार को, मतलब मोदी की सरकार है इस टाइम, तो सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक होता है महान्यायवादी। वो उसी को ही, हालांकि वो भारत के लिए काम करेगा क्योंकि भारत में सरकार मोदी जी की है, तो इसीलिए उसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है। बात क्लियर हो रही ना? कई चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस समझ को दिमाग में बैठाएंगे तो आज से 10 साल बाद भी अगर आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, फिर से आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसीलिए होते हैं ये महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है कि ये सरकार को सहायता करेगी। सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट में केस जाएगा तो ये सरकार की तरफ से ये लोग जाकर कोर्ट में उस केस को देखेंगे, ना कि सरकार कोर्ट में जाएगी। लेकिन एक बात, अगर ये केस महान्यायवादी हार गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को अपना बिल वापस लेना पड़ेगा, सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ही महान्यायवादी जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। जैसे हमारा केस हमारा वकील लड़ता है, वैसे ही ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का वकील आप इसे कह सकते हो। ये पूरे भारत के सरकार की तरफ से लड़ता है, इसलिए भारत सरकार का इसे प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। बात क्लियर हो रही होगी आपके दिमाग में। अब इससे जुड़े हुए प्रावधान चलते हैं, पढ़ते हैं। आइए इसकी नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। दरअसल बात यह है कि ये जो महान्यायवादी होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन केंद्र सरकार सलाह देती है। मतलब कि मोदी जी की सरकार है इस टाइम, तो वो सलाह देंगे, तब जाकर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। और इसमें महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। आप जानते हो इनका कार्यकाल पिछले वर्ष ही पूरा हो गया था, लेकिन इनका कार्यकाल कोविड के चलते 1 साल बढ़ाया गया है। 2022 तक ये रहेंगे, नहीं तो 2021 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता और नए लोग चुने जाते, लेकिन अभी 1 साल कार्यकाल इनका बढ़ाया गया है, तभी के वेणुगोपाल हैं। आप जानते होंगे शायद। दूसरी बात, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के सलाह पर होती है और केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इन्हें हटा भी सकता है। ध्यान रखिएगा, इनको राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और इनको राष्ट्रपति हटा भी सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, कह सकते हो। प्रसाद पर्यंत का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कोई भी पद जिस पद पर उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सके और उसे हटा भी सके, ऐसे पद को प्रसाद पर्यंत का पद कहा जाता है। मतलब कि महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात और आती है कि क्या ये अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? तो ध्यान रखिएगा, जिसने इसे नियुक्त किया है वो इसको हटा सकता है, तो आप जानते हो। लेकिन अगर ये उसके पहले भी अपना पद छोड़ना चाहे तो ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकता है। एक क्वेश्चन। और दूसरा कि क्या इसका कार्यकाल निर्धारित होता है, कितने समय तक ये नियुक्त किया जाता है? तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जिसको हम नियुक्त कर सकते हैं और जब भी मन करे हटा सकते हैं, तो सिंपल सी बात एक आती है कि ये मनचाहा है, जब भी मन करेंगे नियुक्त करेंगे, जब भी मन करेंगे हटा देंगे। तो सिंपल सी बात है कि इसका कार्यकाल नियुक्त नहीं हो सकता, मतलब निश्चित नहीं हो सकता। अर्थात इनका कार्यकाल कुछ भी हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, जितनी देर सरकार, राष्ट्रपति सरकार के माध्यम से करना चाहे तो कर सकता है। अर्थात आप कह सकते हो कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन और होता है कि क्या महान्यायवादी बनने की न्यूनतम उम्र, मतलब कम से कम वह उम्र क्या है जब कोई व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है? तो एक बात ध्यान रखिएगा, न्यूनतम उम्र भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी वही बन सकता है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की योग्यता है तभी वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता के लिए जो प्रावधान है उसके लिए उम्र निर्धारित करना मुश्किल हो जाता, इसलिए उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है। और दूसरी बात, अधिकतम उम्र भी निर्धारित नहीं की गई है। एक पावर इसके पास बहुत ज़बरदस्त है, वो ये है कि ये भारत सरकार के किसी भी कोर्ट में, मतलब भारत के किसी भी कोर्ट में ये सुनवाई करवा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई करवा सकता है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई करवा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो ज़िले में कोर्ट होते हैं वहाँ भी जाकर सुनवाई करवा सकता है। लेकिन फिर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, इसीलिए ये छोटे कोर्टों में आता ही नहीं, क्योंकि इसके आने से पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं भी ये
सुनवाई करवा सकता है, किसी भी केस की सुनवाई करवा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसको कितना वेतन मिलेगा, पारिश्रमिक कितना मिलेगा, ये राष्ट्रपति महोदय तय करेंगे। जो इनको नियुक्त करेंगे, जो इनको बनाएंगे, जो इनको हटाएंगे, उन्हीं को ये पावर है कि वही तय करेंगे कि इनको कितना पैसा मिलेगा। बात क्लियर है ना? राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इनको हटाता है, तो सिंपल सी बात है, वही तय करेंगे ना कि इनको कितना पैसा देना है। तो इनका जो पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति ही तय करेगा कि इनको कितने समय तक रहना है, राष्ट्रपति ही तय करेगा कि इनको कब हटाना है, राष्ट्रपति ही तय करेगा कि इनको कितना पैसा दिया जाए। बात क्लियर है? लेकिन एक पावर तो इनको है कि ये भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में। बात क्लियर है? अब एक बात और थोड़ा समझते हैं कि इनकी योग्यता क्या होगी, मतलब कोई व्यक्ति महान्यायवादी कब बन सकता है, क्या योग्यता देख के राष्ट्रपति महोदय इनको महान्यायवादी बनाएंगे। तो ध्यान से समझिए, समझना ही बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। पहली बात तो, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप ही बनना चाहते हो अगर महान्यायवादी, तो पहली बात तो आप भारत के नागरिक हो, जो कि हो, आप तो भारत के नागरिक हो, तो आप महान्यायवादी बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में जज होने की योग्यता हो आपके पास, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हो, तभी आप महान्यायवादी बन सकते हो। क्या रख सकते, अभी रखते हो? नहीं रखते होगे। मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है। योग्यता ये है कि आप भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनता है, पहले ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भारत के किसी भी हाई कोर्ट, मतलब उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल उसे जज का अनुभव हो। फिर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज का अनुभव हो, या आप 10 साल उस किसी भी हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हो। बात क्लियर हो रही? या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रह चुके हो, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। दूसरा, या तो आप हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत कर चुके हो, वकालत कर रहे हो 10 साल से, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। तीसरा कंडीशन एक और भी है, आप राष्ट्रपति की नज़र में, क्योंकि राष्ट्रपति आपको नियुक्त कर रहा है, तो आप राष्ट्रपति की नज़र में विधि, मतलब कानून, संविधान के अच्छे ज्ञाता हो, तब भी आप महान्यायवादी बन सकते हो। 3 कंडीशन यहाँ ध्यान रखिएगा। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, तो जज होने की योग्यता 2 है, या तो आप हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो, या फिर आप हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हो। अगर ये दोनों भी ना रहे हो, तो आप राष्ट्रपति की नज़र में, मतलब कि राष्ट्रपति को लगे कि यह जो व्यक्ति है, ABCD या फिर जो भी हो, यह व्यक्ति कानून का अच्छा जानकार है, तब भी राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो ये योग्यता है किसी व्यक्ति के महान्यायवादी बनने की। एक बात और बताना आपको भूल गए, ये जो महान्यायवादी का पद है, हमने कहाँ से लिया है? न्यायवादी का पद हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन, वही अंग्रेज जो हमारे यहाँ पर शासन करके गए, उन्हीं के यहाँ से हमने महान्यायवादी का पद लिया है। और आज तो बड़ा खुशी का दिन है, आज दशहरा है, और आज आप जम के रावण को जलाओगे और मेले का एंजॉय करोगे। और एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में, आप यूपी के रहने वाले हो तो आपको बताओ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि रावण को आज जलाया जाता है, और एक बात दिखाई जाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन एक बात सोचिए कि रावण ने जितनी मेहनत की थी, देखो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब इंसान के अंदर होती है। रावण के अंदर बुराइयाँ थी, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी थी, वो अच्छाइयाँ सीखने लायक है। इसीलिए तो राम ने जब रावण मर रहा था, तो राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा था कि जाइए कुछ ज्ञान की बातें उनसे सीख के आइए। आप पढ़े होंगे, कई जगह पढ़े होंगे। रावण जब पैदा हुआ था, उसके बाद वो कई वर्षों तक घोर तप किया, कई वर्षों तक पढ़ाई लिखाई की, मतलब कि इतना ज्ञान अर्जित किया कि पंडित बोला जाता था, मतलब कि ज्ञानवान, बहुत ज्ञानी था वो। और दूसरी बात, बहुत मेहनती था, इतनी घोर तपस्या करके उसने शक्तियाँ अर्जित की थी। तपस्या का मतलब क्या है? अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को एक जगह केंद्रित करना। और जब आप पढ़ाई करते हो, तब भी तो यही आपसे आशा की जाती है कि आप एक जगह दिमाग केंद्रित करके पढ़ोगे, तभी आपको चीज़ें आएंगी। तो वहाँ उस समय तपस्या में भी यही होता था कि आप दिमाग को एक जगह केंद्रित करो, आपके अंदर आप आत्मज्ञान खुद ही जागृत होगा। तो वो इतनी मेहनत किया था, अगर उसकी मेहनत से सीखा जाए तो हर बच्चा सफल हो सकता है। बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा था रावण, राम भी मेहनत किए थे, बस बाद में रावण बुराई की तरफ मुड़ गया और राम अच्छाई पर डटे रहे। तो ये पर बुराई पर अच्छाई की जीत है, ये जो दशहरा मनाया जाता है, इसके पीछे आप तमाम कारण जानते होंगे, उस तरह नहीं चलेंगे, इधर चलते हैं।
अब क्या हुआ, ये तो आप पता हो गया कि महान्यायवादी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब एक बात और जानते रहिएगा, यह जो महान्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार का पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता है, मतलब ये अपने भी काम करता रहता है। और एक बात जानते रहिएगा, शायद आपको नहीं बताया, कहीं नहीं मिला होगा, कि ये जो महान्यायवादी होता है यह अकेले काम नहीं करता है, इसके साथ भी बहुत सारे लोग, इसके साथ अपनी एक टीम होती है। ये शायद आपको किताबों में नहीं मिलती होगी। ये महान्यायवादी के साथ अपनी एक टीम होगी जिसे बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ध्यान दीजिएगा, उन्हें बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, और उसके भी नीचे एक टीम होती है उसे बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये सब लोग मिलकर महान्यायवादी की सहायता करते हैं। और एक बात जानते रहिएगा, जो सॉलिसिटर जनरल को द्वितीय विधि अधिकारी बोलते हैं, महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं और सॉलिसिटर जनरल को द्वितीय विधि अधिकारी कहा जाता है। और एक बात जानते रहिएगा, जो महान्यायवादी है एक संवैधानिक पद है, मतलब अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद जानते हो आप। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये गैर संवैधानिक, मतलब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी पद का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में, लेकिन सॉलिसिटर जनरल हमने खुद से बनाया है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, जानते रहिएगा। लेकिन ये इसके साथ रहते हैं, काम करते हैं। यही कारण है कि अक्सर किताबों में सॉलिसिटर जनरल के बारे में नहीं दिया रहता, लेकिन पेपर में पूछता है, इसलिए आप इसे जानते रहिएगा। और इन सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ध्यान रखिएगा, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और एक बात जानते रहिएगा, ये लोग भी और महान्यायवादी भी केंद्र सरकार का पूर्ण विधि अधिकारी नहीं होता, क्योंकि ये अपने प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं। जैसे कोई अभी तो बताया मैंने, महान्यायवादी वकील होता है, भारत सरकार का केस कोर्ट में लड़ने जाता है, लेकिन अगर उसका अपना कोई प्राइवेट कोर्ट केस भी है तो वो जाकर लड़ सकता है, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। बात क्लियर हो रही ना। भारत सरकार को प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का केस वो कोर्ट में जाके लड़ता है, भारत सरकार एक प्रकार से वकील है, लेकिन वो अपना प्राइवेट केस भी, प्राइवेट कोर्ट भी चलाता है, प्राइवेट केस भी लड़ सकता है, लेकिन वो भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। बात क्लियर हो रही है। और अगर यहाँ बात करें महान्यायवादी के वेतन का, तो वेतन तो आप जानते हो, इसका जो वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के जज के समान होता है, क्योंकि वही व्यक्ति महान्यायवादी बनता है जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता होती है। सिंपल सी बात है, वेतन भी वही लेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के जज को मिल रहा है। क्लियर हो रहा है आपको। इसके अलावा महान्यायवादी लोकसभा, जो हमारी लोकसभा होती है, और जो हमारा राज्यसभा होता है, किसी भी हाउस में जाकर बैठ सकता है, मतलब लोकसभा में भी जाके बैठ सकता है जहाँ सांसद लोग बैठे रहते हैं, और राज्यसभा में भी जाके ये बैठ सकता है। वहाँ के सदन को संबोधित भी कर सकता है, मतलब सदन के स्टेज पे जाकर वहाँ से बोल भी सकता है, मतलब सदन को संबोधित भी कर सकता है। और इसके साथ साथ सदन में ये सलाह भी दे सकता है, अपनी बातें भी रख सकता है। इसके साथ साथ ये संसदीय समितियों और संसदीय प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है। अनुच्छेद 88 में प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 88 में प्रावधान किया गया, जो संसदीय समितियां हैं, बहुत सारी समितियां, लोक लेखा समिति आप पढ़े होंगे, प्राक्कलन समिति पढ़े होंगे, विशेषाधिकार समिति, बहुत सारी समितियां हैं। तो उन संसदीय समितियों की जो प्रक्रिया होती हैं, जो उनका काम काज होता है, उसमें भी ये हिस्सा ले सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत प्रावधान है। और इसे संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है। जैसे सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है सत्र चलने से पहले या बाद, कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वैसे इसे भी संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है अनुच्छेद 105 के तहत। लेकिन एक बात जानते रहेगा, यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, सलाह दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन संसद का किसी भी सदन का ये सदस्य नहीं होता। इसके अलावा ये संसद के किसी भी सदन में वोटिंग भी नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था कि क्या वोटिंग कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ये तमाम प्रावधान थे महान्यायवादी के बारे में। एक वकील के रूप में इसे जोड़ के समझेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। और इसके अलावा एक बात और जानते रहेगा, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, सेम वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होता है, और वो अनुच्छेद 165 में मिलेगा। तो महाधिवक्ता के बारे में फिर किसी दिन किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आपको यहाँ पर कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर महाधिवक्ता के बारे में जानना है बताइएगा, उसके पर भी एक वीडियो बन जाएगा। और अनुच्छेद 76 में है, इसको आप याद रखिएगा। ये जितने प्रावधान हमने बताया ना आपको, ये सब के सब अनुच्छेद 76 में है, लेकिन 76 में क्लॉज करके दे रखा है। मतलब अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 करके देगा, अनुच्छेद 76 क्लॉज 2 करके देगा, ऐसे देगा। अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 में क्या है जानते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी बनेगा और बन सकता है, और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 76 में है। 76 क्लॉज 2 में क्या है कि उसके कर्तव्य वो क्या काम कर सकता है।
76 के क्लॉज 2 में क्या है कि ये भारत सरकार का इसका कर्तव्य है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कार्य करना, संविधान की विधि द्वारा अन्य कार्य करना, तमाम ये। अनुच्छेद 76 अगर क्लॉज 3 में जाएंगे तो क्लॉज 3 में दे रखा है भारत के सभी कोर्ट में सुनवाई का इसको अधिकार है। क्लॉज 4 में अगर अनुच्छेद 76 क्लॉज 4 में जाएंगे तो वहाँ दिया है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा और उसके द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक को ग्रहण करेगा। इस तरह हमने महान्यायवादी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। अगर इतना आप तैयार रखेंगे तो मेरा दावा है कि महान्यायवादी से कभी भी एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। महाधिवक्ता रह गया है, फिर किसी वीडियो में अगर आप जानना चाहोगे देख लेंगे, फिर किसी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को देख लेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को छोटा छोटा करके देख लेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जम के पढ़िए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।